तो वेनेजुएला से कच्चा तेल ढुलाई का आरोप में टैंकर जब्त किया। टैंकर तेल नहीं भर सका, उससे पहले ही अमेरिका जब्त करती नजर आई। इसके लिए अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक महासागर में से 14 दिन तक टैंकर का पीछा किया और आइसलैंड के पास रूसी टैंकर को जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश एयरफोर्स ने भी उसका साथ दिया। और अब आप ये समझिए कि इस टैंकर को अमेरिका ने कैसे जब्त किया है। दरअसल ये जो टैंकर है वो वेनेजुएला तट के पास था, कैरिबियन सी में, और वेनेजुएला पर इस समय अमेरिकी प्रतिबंध है। तेल बिक्री बंद है। बिना अमेरिकी परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता। इस तेल टैंकर का नाम बेला वन था। अमेरिका की नजर इस टैंकर पर थी, लेकिन जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टैंकर का पीछा किया, कैरिबियन सागर से बेला वन टैंकर भाग निकला। किधर भागा? उत्तर अटलांटिक महासागर की ओर। 14 दिन तक अमेरिका ने इसका पीछा किया। अमेरिका की यूरोपीय फ्लीट भी पीछा करने में जुट गई। जैसे ही टैंकर उत्तर अटलांटिक महासागर में पहुंचा, इसने अपना नाम बदल लिया। नया नाम मैरिटा रखा, रूस का रजिस्ट्रेशन ले लिया, रूस का झंडा भी लगा लिया। जब रूस का झंडा लगा तो रूसी नौसेना ने टैंकर को कवर देना शुरू कर दिया। उधर ब्रिटिश एयरफोर्स भी इसमें कूद पड़ी, अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के साथ खड़ी नजर आई। आइसलैंड के पास टैंकर घिर गया। आइसलैंड से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण की ओर टैंकर को घेर लिया गया। अमेरिकी नौसेना टैंकर पर एयर ड्रॉप करती नजर आई। ब्रिटिश एयरफोर्स ने कवर अप दिया। इसके बाद विमान टैंकर के ऊपर मंडराते रहे ताकि रूस कुछ हरकत ना कर सके। हालांकि रूसी नौसेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई पलटवार उस वक्त नहीं किया, और इस तरह से अमेरिका ने टैंकर जब्त कर लिया। ये खाली टैंकर था, इसमें तेल नहीं था। ये VLCC कैटेगरी का टैंकर था। करीब 3 करोड़ लीटर कच्चा तेल कैरी कर सकता है। हमारे सहयोगी रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे वॉशिंगटन से। रोहित, जरा विस्तार से बताइए कि इस पूरी घटना के बारे में जरा विस्तार से समझाइए कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? इस तरह से ऑयल टैंकर जब्त करना, क्या संदेश देना चाहता है अमेरिका? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उस पे अमेरिका किसी को भी, किसी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस टॉलरेट नहीं करेगा, वो फिर रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे ये अचीव करना। उन्होंने कर दिया है। उन्होंने मडूरो को हटा दिया है प्रेसिडेंसी से। वहां की जो अब प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये साफ है कि अमेरिका चाहता है कि वहां पे एक ऐसी पॉलिसी हो या ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के हित को ध्यान में रख के ऑपरेट करे। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साफ कर चुके हैं, सेक्रेटरी रूबियो ने आज सेनेट में जब हियरिंग हुई उनकी सेनेट लीडर्स के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो वेनेजुएला का ऑयल है उसे हम बेचें, उसका फायदा हमें भी मिले और वेनेजुएला को भी मिले। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर चुका है अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप कि वेनेजुएला पे जो है, उनके जो ऑयल फील्ड्स को लेके अमेरिका की पॉलिसी स्पष्ट है कि अमेरिकन कंपनीज वहां जाएं, वहां निवेश करें, और वहां से जो ऑयल निकलेगा वो एक अमेरिका में उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है अगर आप AI की बात करें तो। और दूसरा कि जो प्रॉफिट्स हैं वो अमेरिकन कंपनीज को मिले, और उसमें से जो बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो वेनेजुएला सरकार को दिया जाएगा, ताकि वहां के लोगों में जो है प्रॉस्पेरिटी आए। और ये प्लान है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तीसरा तो खैर जो मैं पहले कह चुका हूं कि वो यही था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पे चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था वो ना हो। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने नोटिस पे भी डाल दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प। हम सिर्फ वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्यूबा जो हॉस्टाइल रहा है अमेरिका को, उसको भी उन्होंने नोटिस पे डाल दिया है। साथ ही साथ कोलंबिया को भी नोटिस पे डाला है, मेक्सिको को भी नोटिस पे डाला है कि अगर आप अमेरिकन इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उसके सामने उन्होंने वेनेजुएला का एक एग्जाम्पल पेश किया है। प्रणय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, उस समय तो रूस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रूस और अमेरिका सीधे तौर पर यहां आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब रूस का जवाब क्या होगा? देखिए, अभी तक जो रूस की तरफ से जवाब आया है अर्पिता, वो तो काफी कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि हम्म। रूस की तरफ से केवल यही कहा गया है कि इस जहाज के ऊपर जो भी रूसी नागरिक मौजूद हैं उनके वापस लौटने में कोई अड़चन न डाली जाए और अमेरिका उन्हें छोड़े। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक सख्त रुख दिखाया गया है। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की तरफ से कहा गया है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सीजर वारंट जो है उसके तहत जो कार्रवाई होती है, जो लोग जहाज पर सवार थे उनके खिलाफ भी की जाएगी। तो ये एक नया टकराव का मोर्चा अमेरिका और रूस के बीच में बन सकता
है। हालांकि अभी तक मॉस्को की तरफ से आई प्रतिक्रिया के अंदर किसी सख्त रुख को अपनाते हुए या किसी किसी सैन्य कार्रवाई या कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका के किसी टैंकर या किसी जहाज के खिलाफ करने का संकेत नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन जो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन की कोशिश अभी ये होगी कि यूक्रेन के एक टैंकर के लिए यूक्रेन के बड़े फायदे को न छोड़ा जाए, इस मामले को बाद में सुलझाया जाए, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो दूसरे मुद्दों की तरफ रखी जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये रूस को एक खुली चुनौती है, क्योंकि जहाज का नाम बदला गया। रूस ने इस आशंका को देखते हुए ही कि अमेरिका कार्रवाई कर सकता है, उस जहाज का नाम बदला था, उसे रूसी रूसी फ्लैग के तहत लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने कार्रवाई की। यहाँ अमेरिका की कोशिश, जैसा रोहित भी कह रहे थे और जैसा लगातार कई एनालिस्ट भी ये बता रहे हैं कि ये अमेरिका की कोशिश थी कि वो एक नमूना दिखाए, एक नजीर पेश करे कि वेनेजुएला के साथ में तेल का कारोबार करने की इजाजत अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं है। और वेनेजुएला के कोस्ट के आसपास पूरी नाकेबंदी जो है वो अमेरिकी नौसेना ने लगा रखी है। कोई भी जहाज ना अंदर उनकी इजाजत के बिना जा सकता है ना आ सकता है। जिन्होंने इसे डिफाई करने की कोशिश की, चाहे वो एमटी सोफिया हो, चाहे एमटी मैरिनेरा हो, उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई की गई है। तो ये एक नमूना और नजीर बनाने की कोशिश है। ठीक है प्रणब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।